जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं जो 14 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है आप लोगों का। और अभी हमने आप लोगों के सामने मैथ का एनालिसिस करवा दिया। ये आपका पेपर 2 का साइंस का एनालिसिस है, ठीक है ना। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखिएगा, ठीक है। और अपने जो लोग पेपर दे चुके हैं वो लोग आंसर को मैच कर लेंगे, और जो लोग पेपर देंगे कल वो लोग अपना ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैं फोकस करूंगा कि आप लोगों को करेक्ट आंसर दे पाऊँ, ठीक है। और ध्यान से एक एक चीज़ को समझ भी लीजिएगा, जो समझाने वाला चीज़ होगा उसको समझा भी दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए 61 से क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि मानव पाचक तंत्र में पित्त रस के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो आप लोगों को पता है कि पित्त रस लीवर स्रावित करता है, जो कि वसा पाचन में सहायता करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पहला कह रहे हैं, यह आमाशय से आते हुए आंशिक रूप से पचे भोजन को क्षारीय बना देता है। बिल्कुल सही बात है, क्षारीय बना देता है ये, ठीक है ना। कह रहा है यह वसा के पाचन में सहायता करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ए एंड बी दोनों सही है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आप लोग आंसर मैच करते चलिएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट आ जाइए 62 पे। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पादपों पौधों के संदर्भ में सही सुमेलन समुच्चय को निरूपित करता है, ठीक है। 62 का कह रहे कौन सा सही सुमेलन को निरूपित करता है। पहला कह रहे, पहले तो ये देख लीजिए, जलीय पौधों की बात कर रहा है। आपको मैंने पढ़ा रखा है कि जो मोम अवधारणा होती है, जलीय पौधों के जो तना होता है वो मोम में होता है, मतलब सिल्की होता है, थोड़ा मोम जैसा होता है। तो ये किस लिए होता है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्षय से सुरक्षित करने के लिए होता है। तो इतना तो सही है कि बी जो है आपका 1 से मेल खाता है, ठीक है ना। बी का मिलान हो जाएगा आपका 1 से। तो बी देखते हैं यहाँ 3 से है, बी यहाँ पे 4 से है, बी 1 से है, बी 4 से कट गया। आपका सी थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ज़्यादा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप मिलान करना चाहें तो कर सकते हैं। ए का 3 से, जो वृहद वृत्तंत पर्ण मतलब पत्ते चौड़े होते हैं, किस लिए, ये इसका कह रहा है कि किससे मिलान कर रहा है, 3 से। तो उत्प्लावकता प्रदान करने के लिए बिल्कुल सही है, इससे मिलान कर दीजिएगा। बाकी तनों में बृहदांत क्यों होता है ये अगर जानना चाहें हम लोग, सी आपका 4 से मिलान कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप एक भी एलिमिनेट कर पाए होते तो कर लेते, ठीक है। ये जो होता है वो क्या करता है, रिबन फीते जैसी जो लंबी पत्तियां होती हैं, पर्ड होते हैं, उससे क्या होता है, जल धातुओं से प्रतिरोधकता प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो यहां तक समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा मैं स्पीड रखूंगा, जल्दी जल्दी आप लोगों को करा दूंगा। 15 तारीख के बाद जब 15 का भी पेपर हो जाएगा तो दोनों का मैं डिटेल में आप लोगों को, अगर एक आधी क्वेश्चन में कोई एरर रह भी जाती है तो उसमें डिटेल में आप लोगों को सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 63 दे रखा है, आपके सेट में कुछ और हो सकता है। देखिए कह रहा है कि नाइक्रोम का प्रयोग विद्युत टोस्टर और विद्युत गतिज में यंत्रों में तापन तत्व के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, अभिकथन तो यहाँ सही है। आप लोगों ने देखा होगा जो भी हीट करने वाली वस्तुएं होती हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें नाइक्रोम इस्तेमाल किया जाता है, ये तो सही है। तर्क क्या दे रहे हैं कि नाइक्रोम का उच्च गलनांक तथा निम्न प्रतिरोध नहीं होता, हाई प्रतिरोध होता है, तब गर्म करता है। तो आर गलत हो गया, ए सही है। तो ए सही तथा आर गलत आपका सेकंड पे दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग मैच कर लीजिएगा। चलिए अगले पे बढ़ चलते हैं। इसमें देखिए आपसे क्या कह रहा है, यहां आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित सूचना के आधार पर उन पदार्थों की पहचान कीजिए जो जलने पर ज्वाला देते हैं, जो जलने पर ज्वाला निकलती है। तो देखिए ठोस से भी ज्वाला जलने पे निकलती है और द्रव से भी निकलती है। तो इसका बी और सी दोनों सही हो जाएगा। बी और सी आपका सेकंड पे दे रखा है, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 65 पे देखिए क्या दे रखा है आपसे। यहाँ पे कह रहा है कि हार्मोन हमारे, खाली स्थान दे रखा है ए, हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। हार्मोन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट में, अच्छा, मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी, ठीक है, नियंत्रित करता है। बी खाली स्थान कह रहा है ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, यह बी ग्रंथि द्वारा स्रावित है, या हमारे आहार में। सी इस ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित कर देता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो हार्मोन है वो थायरॉक्सिन की बात कर रहा है, और थायराइड ग्लैंड, वो थायराइड ग्रंथि मतलब थायरॉक्सिन हो गया, और ये थायराइड ग्लैंड से होता है, ये आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होना चाहिए सेकंड होना चाहिए करेक्ट। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाकी जब मैं 15 के बाद डिस्कस करूंगा तो चारों ऑप्शन करवा दूंगा, क्योंकि अभी कल आप लोगों का पेपर है, इसलिए मुझे ज़्यादा जल्दी कराना पड़ रहा है, ठीक है। आप लोगों को जैसा पता है कि मैं अकेले ही सब कुछ मैनेज करता हूँ, तो टाइम थोड़ा सा लग जा रहा है। अभी आपका मैथ का करवा दिया हूँ। यहाँ पे देखिए आपसे क्या कह रहा है,
66 कह रहा है कि कक्षा 7 में निम्नलिखित गतिविधि की गई है। क्या क्या? विद्यार्थियों को 4 मतलब रॉड वाले वो मैग्नेट दे रखे हैं, जिसमें से 2 दंड चुंबक है। अच्छा ठीक है, ये दे रखा है, इस तरह से 2 दंड चुंबक दे रखा है। उन्हें दंड चुंबक की पहचान करने के लिए कहा गया है। ठीक है, इस गतिविधि के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो वो अवलोकन कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं और निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। 66 है ना हमारा, बिल्कुल सही। जैसे देखिए, आपको मैं 2 मैग्नेट बार मैग्नेट दे दूं, एक में नॉर्थ हो एक साउथ हो, इस पे भी नॉर्थ हो और साउथ हो, तो पहला आप क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे कि कौन किसको रिपल कर रहा है। तो पहला काम तो आपका अवलोकन का कर सकते हैं। हाँ, वर्गीकरण भी करेंगे कि कौन सा इसका पोल नॉर्थ का है, कौन सा साउथ का, वर्गीकृत करेंगे, तो ये भी काम करोगे। निष्कर्ष पे पहुंचोगे फाइनली कि ये क्या क्या हो, रिजल्ट क्या आया। ठीक है ना, तो इसका पहला जो हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इन्फरिंग, ये करेक्ट हो जाएगा 66 का। आगे बढ़ चलते हैं, थोड़ा स्पीड में रहेंगे हम। ठीक है ना, 67 में आपसे कह रहा है कि विज्ञान में कला एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देने की संभावना निम्न में से किस में सबसे अधिक होती है? ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को पोर्टफोलियो दे रखा है, प्रयोजन दे रखा है, अच्छा उपाख्यानात्मक प्रलेखनों का जनरल लेखन दे रखा है, जनरल लेखन, क्षेत्र भ्रमण। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट स्कोप फॉर प्रमोटिंग आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन साइंस। तो देखिए अगर जहाँ पे भ्रमण से रिलेटेड आ जाता है तो उसको हम ज़्यादा प्रियोरिटी देते हैं कि जा करके स्थान पे सीखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3rd हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वन आ जाते हैं 68 पे। यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? मतलब आपको मैंने पढ़ाया है कि ओपन बुक एग्जाम के लिए बहुत बातचीत चल रही है, मैंने माइंड मैप में भी कराया है। ठीक है ना, यह कह रहा है अधिगमकर्ताओं की अवधारणा समझकर मापना, हाँ सही है। तो नेगेटिव पूछा, नहीं होना चाहिए ना। कह रहा परीक्षा में अधिक अंक ला, देखिए इसका उद्देश्य अधिक अंक लाना नहीं है, तो ये आपका बहुत आसान था, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। अगले पे आ जाते हैं 69। यहाँ देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कह रहा है क्रिस्टलन मतलब क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। नहीं भाई, ये रासायनिक नहीं होता, ये तो गलत हो गया आपका। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन, हाँ बी आपका सही होगा। फल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है, नहीं गलत है, ये रासायनिक होता है। फल पक जाता है, ये वापिस अपनी अवस्था में नहीं आता है, कुछ नया बन जाता है। ठीक है ना, अच्छा कह रहा है दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये 100% सही है। बी और डी तो 100% आपके सही है, तो बी डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, पहले पे दे रखा बी एंड डी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला मैं इंग्लिश वाला भी कोशिश करता हूं लगा दूं। ठीक है, ये रहा अगला। आपसे कह रहा है सभी आयु वर्ग के बच्चों को विभिन्न धारणाएं होती हैं जो कि विज्ञान अवधारणाओं के भिन्न हो सकती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से इन धारणाओं के संबंध में कौन से कथन सही है? 70 है ना आपका, ये कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि सभी आयु वर्ग के बच्चों को विभिन्न धारणाएं होती हैं, ठीक है, जो विभिन्न विज्ञान अवधारणाओं से भिन्न हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सही है? ये कह रहा है कि ये धारणाएं सामान्यतः स्थिर होती हैं, सही बात है। कह रहा है ये प्रेक्षित या अनुपालनीय परिघटनाओं के कारण बनती हैं, ये भी आपको सही दे रखा है। सी कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में विज्ञान जो अवधारणाओं के भिन्न हो सकती है, तो ये भी हो सकती है भिन्न। कह रहा है ये समान विकासात्मक प्रतिरूप का पालन करती हैं, ये भी सही बात है, ऐसा हो सकता है। कह रहा है उन्हें सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है, समान आयु के अवधारणा। देखिए अवधारणाओं को इतनी आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे डी को जो नेगेटिव लेना है, वे प्रायः प्रभाव क्षेत्र डोमेन विशिष्ट होते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सबसे ज्यादा अभी तक साबित हुआ है वह तीसरा हुआ है। ठीक है ना, ए बी सी एंड ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाकी देखिए पेडागोजिकल में जब तक करेक्ट आंसर की नहीं आ जाती, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसपे संशय बन सकता है, तो आप लोग उससे डरिएगा नहीं कि आपका गलत हो गया या कोई और आंसर लग गया। ठीक है, पेशेंस बना के रखिएगा, बहुत जल्दी आपको आंसर की भी देखने को मिलेगी। 71 में आपसे कह रहा है कि ये तो बहुत आसान है, मैंने बहुत चिल्ला के पढ़ाया है। सिराओं की तुलना में धमनियों की मोटी और प्रत्यास्थ भित्तियां होती, बिल्कुल सही बात है। कह रहे सिराओं की तुलना में धमनियां में रक्त प्रवाह दाब निम्न होता है, गलत बात होती है। ठीक है ना, तो ये आपका जो हो जाएगा ए सही और आर गलत। ए सही आर गलत आपका सेकंड पे दे रखा है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स।
कह रहा है आर्टीज हैव द थिक एंड इलास्टिक वॉल कंपेयर टू वेंस, ठीक है, वेंस से इसका थिक होती है और ये भी होता है, और इसमें दबाव के साथ वो ब्लड फ्लो करता है। तो 72 देख लेते हैं एक बारी, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 72 कह रहा है स्वपरागण केवल द्विलिंगी फूलों में होता है। देखिए केवल वर्ड वैसे भी नेगेटिव है, द्विलिंगी में नहीं, ये दोनों में होता है, ये गलत है। कह रहा है पर परागण केवल एक लिंगी में होता है, ये भी केवल वर्ड लगाने से गलत हो गया। दोनों में कई सारी चीजें आपको विशेषताएं देखनी, यहाँ पे दोनों ही गलत है, S1 S2 दोनों गलत है। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बोथ आर रॉन्ग। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिनका 15 को पेपर वो जरूर देख के जाना पूरा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है, ये 73 है ना, 73। देखिए यहाँ पे थोड़ा संशय है मुझे, मैंने जो अनुमान लगाया, कह रहा मानव शरीर का सामान्य ताप 73 होता है, वैसे ये इन्फ्रेंस में काउंट होता है, ठीक है ना। और कहीं कहीं इसको मैंने देखा तो इसका अवलोकन भी देखने को मिला है, पर ये सही है। ऊष्मा उच्च तापमान वाले शरीर से निम्न तापमान में मूव करके जाती है, प्रवाहित होती है, ये आपका अवलोकन है, ठीक है ना। तो ये तो अवलोकन में आ जाएगा, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अवलोकन है, ये दो तो हट गए आपके, पहले दूसरे नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका तीसरा आंसर होना चाहिए, लेकिन मैंने कुछ अपने दोस्तों से पूछा तो उसका पहला भी हमें निकल करके आ रहा था, ये चौथा भी, तो इसको थोड़ा होल्ड पे रखेंगे। आप बताइएगा डिस्कशन में कि क्या सही होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो थर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है माध्यम ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है, मतलब डेंसिटी की बात कर रहा है। डेंसिटी जो है ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है, तो ए का घनत्व बी से अधिक हो गया, किंतु माध्यम सी के घनत्व से कम है, तो ये ए की ही बात कर रहा है, तो ये सी से कम हो गया, कम है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से जाती है। देखिए जितना डेंसर माध्यम होगा उतने ही ध्वनि तेज जाती है, ठीक है ना। ठोस में सबसे तेज ध्वनि गति करती है, तो यहाँ सी में सबसे अधिक गति करेगी। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इसमें तो कोई संशय नहीं होगा किसी को भी। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, कह रहा है जब बर्फ हिम यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है तो उसका तापमान ना तो घटता है ना बढ़ता है, वो समान रहता है, ठीक है ना, रिमेन सेम। तो इसका 75 का आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन अगर पूरा ना दिख रहा होगा तो सुनिएगा, तो आपको डिटेल समझ में आ जाएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। फिर मैं इसको कट करके बाद में डिटेल में बड़ा लगा करके भी कराऊंगा 15 के बाद। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन करेगी। 76 का आंसर क्या होना चाहिए, इसका तो सेकंड है। मैं थोड़ा सा देखिए पेडागोजिकल में थोड़ा कन्फ्यूजन है कुछ क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख से विभिन्न का समर्थन करेगी। देखिए मैं इसमें इसको प्रेफरेंस देता हूं कि जल में डूबने पर किसी वस्तु के भार घटने को प्रदर्शित करना कुछ हद तक सही है, लेकिन कह रहा है विद्यार्थियों को तैरने एवं डूबने से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त कराना, देखिए करके दिखाना या उन्हें इन्वॉल्व करना, ये ज़्यादा पॉजिटिव मुझे लग रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड ज़्यादा सही है, ठीक है ना। आर्किमिडीज सिद्धांत तो बिल्कुल गलत, वास्तविक और आभासी भार के बीच भेद करना ये भी गलत है, ठीक है ना। जांच पड़ताल का मतलब है जहां पे बच्चा ज्यादा क्वेश्चन आंसर करे, तो आप उसे अपने क्रियाकलाप में इन्वॉल्व कर दोगे किसी चीज में, तो वो ज्यादा क्वेश्चन आंसर कर पाएगा। ये सही हो गया 76। अच्छा अब देखिए 77 में क्या कह रहा है, विज्ञान में नियमों एवं सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। नियम और सिद्धांत के संदर्भ में कथन को पढ़ना है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये मैं होल्ड पूरी तरह से करूंगा। इसमें कह रहा नियम सामान्यीकरण कथन है, जबकि सिद्धांत व्याख्याएं है। सिद्धांत व्याख्याएं हो सकती है। इसमें जो मुझे सही लग रहा है इसका आंसर, मैं तो S2 के मान के चल रहा हूँ, लेकिन मैं इसको पूरा नहीं अभी कर पाऊंगा आंसर, ठीक है। आप लोगों पर छोड़ता हूँ, इसको डिस्कशन का थोड़ा सा मुद्दा बनाएंगे, ठीक है ना। S1 एंड S2 सही है, जबकि S2 गलत मुझे इसमें लग रहा है। इसमें कह रहा है नियम बहुत पुराने हैं जबकि सिद्धांत समकालीन है। मैंने नियम और सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ाया है। नियम जब सत्यापित हो जाते हैं तो सिद्धांत बन जाते हैं। तो इसी विचार को लेकर के आप इसके आंसर पे थोड़ा सा डिस्कशन कीजिएगा। फिलहाल जो अगर मैं हिंट दूं तो शायद सेकंड होना चाहिए, ठीक है ना। ये अप्रॉक्स मान के मैं चलूंगा। अभी थोड़ा सा और डिस्कशन इस पे करना है, तब बताऊंगा डिटेल में। 78 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है जब प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है तब उसकी चाल गति घटती है, ठीक है, और आगे माध्यम सी में प्रवेश करती है तो उसकी चाल गति बढ़ती है। देखिए अगर आपके सामने ये 3 माध्यम है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। प्रकाश की किरण मान लीजिए यहाँ से एंटर करी, ठीक है ना, यहाँ आई, यहाँ पे इसका विलंब हो जाएगा, फिर ये
इसके पास आती है, फिर यहाँ से एक अभिलंब मिलेगा, यहाँ से फिर जाती है। एक चीज़ याद रखना, अगर गति तेज है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो गति धीमी हो जाती है। कह रहा है कि जब ए किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है तो उसकी गति चाल घट जाती है। जब ए से बी में गई चाल घट गई, इसका मतलब बी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, हाई है। बिल्कुल सही बात है, इसका लो है, ठीक है ना। फिर कह रहा है आगे माध्यम सी में प्रवेश करी तो चाल बढ़ गई फिर इसका मतलब जब स्पीड यहाँ तेज हो गई तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डाउन हो गया, ठीक है ना। तो ए में भी घट गई, सी में भी घट गई, केवल बी में अधिक होगी, ठीक है। कह रहा है ए और सी दो के अपवर्तनांक बी से कम होंगे, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर, ठीक है ना। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड सी आर लेस देन बी, ठीक है। कुछ लोगों को इसका ए ऑप्शन भी सही लगेगा, लेकिन इक्वल कैसे कह सकते हो, धीमी चीजें दो लोग धीमे चल रहे हैं तो वो बराबर हैं कि नहीं, ये नहीं कह सकते ना। किसी तीसरे के कंपैरिजन में दो बच्चे धीमे दौड़ रहे हैं तो वो जरूरी नहीं कि आपस में बराबर हो, एक 5 और 10 का हो सकता है, तीसरा 15 है, 15 के रेफरेंस में तो दोनों ही धीमे हैं। तो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर लग रहा है ये बी होना ही चाहिए 100%, ठीक है। चलिए अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है 79 में। यहां पे आपको देखिए कह रहा है कि खाली स्थान कायिक प्रवर्धन की एक प्रवृत्ति तकनीकी जिसमें तने स्तंभ के एक भाग अथवा पादप पौधे की तरुण शाखाओं को खींचकर आर्द्र मृदा में एक दबा दिया जाता है। वह शाखा अपने जनक पौधे से फिर भी जुड़ी रहे, कुछ समय पश्चात गड़े हुए भाग में जड़ें विकसित हो जाती हैं तथा यह एक पादप में विकसित हो जाता है। तो बी सामान्यतः इस प्रविधि तकनीकी के माध्यम से उगाया जाने वाला पौधा है, उदाहरण है। पहले तो देखो ये मुकुलन और कृतन तो है नहीं, आप लोगों ने देखे होंगे गुलाब की टहनी को काट करके लगाया जाता है, ठीक है ना। इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें कुछ हद तक मुझे ये सही लग रहा है। इंग्लिश में अगर देखें तो ग्राफ्टिंग ऑफ रोज ये सही माना जाता है, लेकिन रोपण से अगर मतलब निकालें, रोपण का मतलब होता है जड़ सहित लगाना, ठीक है ना। लेकिन गुलाब की तो टहनी भी लगाई जाती है, ठीक है ना। तो ये तो कुछ हद तक ये गलत है, और पर इसके अगर हमने थोड़ा सा इस पे एनालिसिस किया था तो इसको सही दिखाया था, केवल और केवल यही होता है। इसका जो है ये ग्राफ्टिंग नहीं होता चमेली के पौधे का, ठीक है ना, जैस्मिन का। चलिए तो इसका जो ऑप्शन आप लगाओगे सी मान के चलोगे। अभी अगला क्या कह रहा है द्रव में डूबे बिंब का उत्प्लावन बल कार्य करता है। तो देखिए उत्प्लावन बल तो हमेशा ऊपर की तरफ काम करता है, बायोंड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, तो इसमें सोचना नहीं है, अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। 80 हो गया। 10 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं इसका भी। अगला आपसे 81 है ना, 81 का आंसर क्या होना चाहिए फिलहाल, अच्छा ठीक है। कह रहा है स्टेम संबंधी प्रक्रमों में उपलब्धि लिंग जेंडर द्वारा प्रभावित होता है। देखिए लिंग जेंडर से कोई चीज प्रभावित नहीं होती, गलत है। कह रहा है लड़के एवं लड़कियों द्वारा प्रयोग की गई समस्या समाधान रणनीतियां भिन्न होती हैं, गलत बात है। आप प्रैक्टिकल करेंगे तो भी वही रिजल्ट लाएंगे, लड़की करे या लड़का, दोनों लोग सेम ला सकते हैं। एक प्रोजेक्ट का एक आ सकता है, लड़की लड़के की कोई बात नहीं होती, इस वजह से दोनों ही गलत है। इसमें ए और आर दोनों गलत है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, यही आंसर होगा। 82 पे आ जाते हैं। 82 पे आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही है, नेचर ऑफ साइंस के बारे में कौन सा सही है। 82 है ना, इसमें आपको देखना है कौन सा सही है। कह रहा है वैज्ञानिक विचार संस्कृति संदर्भ द्वारा प्रभावित नहीं है, ये गलत है, संस्कृति से प्रभावित होता है, तो ए गलत है आपका। यहाँ ये ऑप्शन कट गया, ए और बी दोनों गलत है, ए और 2 ये भी ऑप्शन कट गया। कह रहा है कोई एकल वैज्ञानिक विधि पद्धति नहीं है, गलत है, कई सारे एकल वैज्ञानिक पद्धति है, तो मतलब सॉरी ये सही है, नहीं है इसलिए ये सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए 82 हो गया। अब हम बढ़ चलते हैं एक बार 83 पे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन व्हेल और डॉल्फिन में श्वसन के संदर्भ में सही है। व्हेल और डॉल्फिन के श्वसन के संदर्भ में कौन सा सही है, तो कह रहा है कि वे विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकती हैं, ये सही बात है, ठीक है। कह रहा है उनके पास गिल्स क्लोम होते नहीं, व्हेल मछली के पास गिल्स नहीं होते, क्यों, क्योंकि जो व्हेल मछली होती है वो हम लोगों की तरह मेमल्स होती है, ठीक है ना। तो वो आप देखेंगे टीवी वगैरह में तो उछल करके समुद्र के बाहर आके सांस लेती है फिर अंदर जाती है, ठीक है ना।
तो इसका जो बी तो नहीं आना चाहिए आंसर में, ये काट दीजिए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो आपका ए ऑप्शन केवल सही हो जाएगा। ठीक है, 83 सही हो गया। चलिए आप लोग मैच करते रहिएगा और जो लोग पेपर देने जा रहे हैं वो लोग ध्यान से देख के जाइएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। आपसे इस वाले में कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कह रहा है सुनीता परखनली टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेती है तो Na2CO3 लेगी। तो आपका जो लेती है, फिर उसमें 5 मिलीग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाती है तो HCl मिला दिया उसने। ठीक है, डालती है, कह रहा है उपरोक्त अभिक्रिया से उत्पन्न गैस को चूने के पानी के माध्यम से गुजारती है। चूने का पानी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। इसमें दूधिया करने के लिए हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं CO2 का, और यहाँ पे जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे CO2 निकलती है, तो इसी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक है ना, तो आपका Na2CO3 आना चाहिए। यहाँ NaH दे रखा है, कट गया। यहाँ Na सोडियम बाइकार्बोनेट होगा नहीं, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। यहाँ पे CO2 बनाया है, CaCO3, देखिए ये नहीं होता है, चूने का पानी का ये फार्मूला नहीं, ये गलत है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सारे ऑप्शन कट गए, केवल पहला ही बचा। ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजारने पर CaCO3 बनता है प्लस H2O बनता है, और Na2CO3 प्लस HCl की क्रिया कराने पर NaCl, H2O और CO2 बनता है। ठीक है ना, तो ये इस तरह के अभिक्रियाएं आप देख के जाना, इसका केवल पहला सही है। अच्छा, आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन यौगिकों के संदर्भ में सही नहीं है? ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, इससे ऐसा पूछा गया है ना कि ये गलत कर सकता है। कह रहा है कि इसमें देखिए एक चीज पकड़ लोगे तो आंसर कर पाओगे। 85 है ना हमारा, हाँ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन यौगिक यानी कि कंपाउंड के संदर्भ में सही नहीं है? कह रहा है यौगिक संगठन पदार्थों के गुणों को दर्शाता है, तो ये आपके आंसर में होना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा हमको नहीं है वो वाला। कह रहा है केवल तत्व ही यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया कर सकते हैं, ये गलत है। ठीक है ना, तो आपके ऑप्शन में जो है बी नहीं दिखना चाहिए, तो बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ये काट देंगे आप, तो आपका केवल आंसर तीसरा बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में एलिमिनेट करना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक दिए हैं आपके साइंस में जिसको कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, टाइम टेकिंग है। ठीक है ना, तो घबराने की बात नहीं है। देखिए मृदा चैप्टर मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मृदा के परिप्रेक्ष्य में पूछा है आपसे। कह रहा है निम्न जल धारण क्षमता वाली मृदा कम उत्तम वातन होता है तथा निम्न अंतःस्रावण दर होती है, गलत है। सही पूछा है हमसे। कह रहा है निम्न जल धारण क्षमता वाली मृदा, ये देखिए इसका थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें 86 का थर्ड सही होगा। कह रहा है निम्न जल धारण क्षमता वाली मृदा का उत्तम वातन होगा। देखिए अगर कोई मृदा कम जल धारित करती है, इसका मतलब उसके कण बड़े बड़े हैं ताकि बह करके पानी निकल जा रहा है। तो जब पानी तेजी से चला जाता है तो उसमें से हवा भी तेजी से चली जाती है, तो उसका अंतःस्रावण दर भी अधिक होती है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है आपको आंसर छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा स्क्रीन जूम करेंगे तो पूरा दिखेगा। ठीक है ना, मैं कल इसको कट कर करके क्वेश्चंस को कल आप लोगों को अच्छे से, मतलब 15 के बाद अच्छे से डिस्कशन भी करवा दूंगा। अगला करें 87 में, निम्न में से कौन से प्रश्न अपसारी है? देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग का वो प्रश्न होता है जिसके बहुत सारे आंसर मतलब दिए जा सके। पहला कह रहा है क्या होता अगर पृथ्वी पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता? कोई अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो इसके बहुत सारे ऑप्शन बच्चे देंगे। ठीक है ना, तो ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही डाइवर्जेंट थिंकिंग का है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं 88 की तरफ। दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा आपका पेपर हुआ, और जो लोग मेरे से पढ़ करके आंसर किए, तैयारी किए हैं, वो भी बताइएगा कि कितनी हेल्प कर पाए हैं हमने आपके पेपर में। ठीक है ना, चलिए आप लोग बड़ी मेहनत से ईमानदारी से किए हैं, आप लोग सारे पास होंगे। एक दो क्वेश्चन में जिसको संशय होगा परेशान मत होइएगा, सीटेट का हर बार का ये होता है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजिंग रहते हैं। ठीक है ना, चलिए करा देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे रखा है। ठीक है, ABCD दे रखा है आपको। कह रहा है अगर एटॉमिक नंबर आपका 9 है तो A बताओ कितना होगा, जबकि यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या 10 दे रखा है। तो मास क्या होता है? मास जो होता है, आप देखो यहाँ पे अगर कोई एटम है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे परमाणु भार होता है। ठीक है ना, तो परमाणु भार जो होता है उसमें एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन जुड़े होते हैं। तो देखिए आपका जो A आएगा मास नंबर, वो आएगा न्यूट्रॉनों की संख्या
प्लस एटॉमिक नंबर, तो 9, 10, 19 से आपका आंसर शुरू होना चाहिए। ये 9 से शुरू है, काट दीजिए, ये 9 से शुरू है, काट दीजिए, इन दोनों में 19 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? एटॉमिक नंबर के बराबर होती है अगर वो आयन के फॉर्म में नहीं है। अगर मान लो Na प्लस होता है तो इलेक्ट्रॉन इसको घटा के बताते हैं, लेकिन जब आयनाइजेशन नहीं होता तो वो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 9 ही होगी। तो बी आपका 9 होना चाहिए। यहाँ बी 10 दे रखा है, काट दीजिए। केवल एक ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन सही है, 19 9 वाला आपका आंसर हो जाएगा। आगे का आप मैच कर सकते हैं इसी तरीके से। आ जाते हैं अपने 89th क्वेश्चन पे। ये देखिए पेडागोजी का क्वेश्चन है 89th में भी थोड़ा बहुत अगर आपको हो सकता है लगे, नहीं ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कह रहा है अवमुख माने कि उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों के पश्चिम मतलब रेयर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियों में रेयर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। R1 कह रहा है वे ऊर्ध्वदर्शी और विवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि R1 कह रहा है आपसे दे फॉर्म इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज, नहीं ये छोटी इमेज बनाते, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। और उनका व्यापक दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है, यानी कि दे हैव द वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, तभी तो बड़ी बड़ी इमारतें भी उसमें दिख जाती हैं छोटे से शीशे में। ये बिल्कुल सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ए जो है सही है और R2 इसकी व्याख्या कर रहा है। ए सही, केवल R2 इसकी सही व्याख्या कर पा रहा है। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और आज का ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा 9th वाला। और आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हुआ आप लोग का पेपर। मेरे पढ़ाए हुए से कुछ आप लोगों को जरूर हेल्प मिली होगी, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं आंसर जब एनालिसिस किया हूं बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमने ऑलरेडी क्लासरूम में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज से देखिए आप लोगों को क्वेश्चन आ गया। मैंने माइंड मैप में भी रटवा दिया है कि उसमें से पढ़ के जाना। माइंड मैप जो पेपर देने जा रहे हैं माइंड मैप जरूर देख के जाना मेरे भाई, ठीक है ना। कह रहे धातुओं की अपेक्षा अभिक्रियाशील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जिंक जस्ता लोहे से अधिक अभिक्रियाशील है परंतु एल्यूमिनियम से कम है, बिल्कुल सही है। देखिए Al होता है, उसके बाद आपका Zn आ जाता है, जिंक जस्ता लोहे से अधिक है तो आयरन आ जाता है, फिर कॉपर आ जाता है। ये सीरीज आप लोगों को मैंने रटवा रखी थी, ठीक है ना। तो ये तो सही है। कह रहा है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम से अधिक है, नहीं सबसे ऊपर पोटेशियम आता है, तो गलत है। कह रहा है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से अधिक है, मैग्नीशियम से अधिक नहीं होता, ये गलत है। आप लोग पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे केवल और केवल ए सही होना चाहिए 90 का, हाँ केवल और केवल ए सही है, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत सपोर्ट मिल रहा होगा। जो नए बच्चे हैं और जो पेपर दे के आ चुके होंगे उन लोगों ने अपना आंसर भी मैच कर लिया होगा। और एक अप्रॉक्स आप लोग अपना कमेंट बता सकते हैं कि कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। अगर किसी के कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपना 100% दिया वही काफ़ी है, ठीक है ना। रिजल्ट आना बात की बात होती है, हमें अपना कर्म करने से मतलब है। पहले आप ईमानदारी से अपने काम को कीजिएगा, ठीक है। तो कल जब आप लोग पेपर दे के आएंगे जो नए बच्चे हैं तो फिर मैं आप लोगों के लिए डिस्कशन लेके आऊँगा। कोशिश करूँगा कि जल्दी लेके आऊँ और सटीक लेके आऊँ, ठीक है ना। थोड़ा सा सटीकता को ध्यान में रखते हुए आपको मैथ और साइंस दोनों में कराता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम हो जाता है, लेट हो जाता है, उसके लिए कोई अब परेशान नहीं होगा, ठीक है। तो जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छा पेपर करके आइएगा, ठीक है। अगर अभी टाइम है तो एक बार माइंड मैप को गो थ्रू जरूर कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी, यकीन मानिएगा। कई सारे क्वेश्चन एज इट इज आए हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।